आज भी जब कोई डिलीवरी बॉय रात में लेट हो जाता है और फोन स्विच्ड ऑफ मिलता है, लोग कहते हैं शायद नेटवर्क नहीं होगा। पर मैं जानता हूं, अगर कहीं बिरयानी की खुशबू अचानक रात में आ जाए तो डरना मत। बस याद रखना, भूख खाने से नहीं, याद से मरती है। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं खूनी डायरी, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक दर्दनाक सच होती है। और आज की कहानी है एक डिलीवरी बॉय की, जिसका नाम है राहिल। दिन भर शहर की गलियों में ऑर्डर्स पहुंचाना, रात होते ही थकान से टूट जाना। राहिल के लिए जिंदगी बस डिलीवरी, पैसा, मजबूरी तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात, एक आखिरी डिलीवरी उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं राहिल की वो कहानी जो आज भी सुनने वालों की सांसों को रोक देती है। मेरा नाम राहिल है, उम्र 22 साल, और मैं एक डिलीवरी बॉय हूं। शायद आप सोच रहे होंगे कि डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी में हॉरर क्या हो सकता है। पर जब आप पर घर का कर्ज हो, माँ बीमार हो, कॉलेज अधूरा छूट चुका हो और जेब में सिर्फ 87 रुपये बचे हों, तब हर रात अपने आप में एक हॉरर बन जाती है। मैं भोपाल के बाहर एक छोटे से एरिया में रहता हूँ, जहाँ शहर ख़त्म होता है और सुनसाने रास्ते शुरू होते हैं। हमारे घर में एक छोटा सा कमरा, टीन की छत, बारिश में टपकती हुई, और दीवार पर पापा की पुरानी फ़ोटो। पापा एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। 2 साल पहले एक्सीडेंट में चल बसे। उसके बाद घर का सारा बोझ अचानक मेरे कंधों पर आ गया। माँ, डायबिटीज़ और किडनी प्रॉब्लम। हर महीने की दवाई का खर्चा मेरी पूरी सैलरी से ज़्यादा होता। इसलिए कॉलेज छोड़ दिया, दोस्तों से कांटेक्ट टूट गया और मैं रात में डिलीवरी जॉब करने लगा। रात की डिलीवरी इसलिए क्योंकि रात का इंसेंटिव थोड़ा ज़्यादा मिलता था। मेरा दोस्त समीर भी साथ में डिलीवरी करता था। वो हमेशा बोलता, भाई रात की डिलीवरी ठीक नहीं होती, कुछ रास्ते अजीब होते हैं। मैं हमेशा हंस देता था, क्योंकि जब भूख ज़्यादा हो तो डर छोटा लगता है। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। अक्टूबर का महीना, ठंडी हवा और शहर के बाद के रास्ते बिल्कुल खाली। रात के 11:47 पर मेरे फ़ोन पर एक ऑर्डर आया। चिकन बिरयानी, फुल, एक्स्ट्रा रायता। एड्रेस था ओल्ड शिवाजी रोड के आगे, पीपल के पेड़ के पास, पहला लोहे का गेट। मैंने ऐप देखा। एड्रेस थोड़ा अजीब लगा, पर डिलीवरी कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं था। समीर ने कहा, इस एरिया में तो कोई घर नहीं है भाई। मैंने कहा शायद नया टेनेंट होगा। बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं शहर से दूर जा रहा था, स्ट्रीट लाइट्स कम होती जा रही थीं, मोबाइल सिग्नल भी। रोड के दोनों तरफ खेत और बीच बीच में पुराने खंभे जो बिजली के बिना खड़े थे। उसी रोड पर मुझे एक बूढ़ा दिखा, सफ़ेद कपड़े और आंखें सीधा मेरी तरफ। मैंने नज़र हटा ली, पर जब रियर मिरर में देखा, वो गायब था। पीपल का पेड़ दिख गया, बिल्कुल अकेला। हवा में पत्ते हिल रहे थे और उसके पास एक पुराना लोहे का गेट। गेट खुला था। अंदर एक बड़ा सा बंगला, बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ। मैंने फ़ोन निकाला, कस्टमर को कॉल की। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। तब पहली बार मेरे हाथ कांपे। पर बिरयानी की खुशबू उस अंधेरे में भी अजीब लग रही थी। मैंने गेट के अंदर कदम रखा और तब पीछे से किसी ने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं धीरे से पलटा और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। इतनी देर क्यों लगा दी? उस आवाज में गुस्सा नहीं था, ना ही नरमी, बस एक अजीब सी थकान थी। मैं धीरे से पलटा। मेरे सामने लगभग 30-32 साल का आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, पैर में चप्पल नहीं और आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे लग रहे थे। जब उसने बिरयानी का पैकेट मेरी तरफ से खुद खींच लिया, मैंने हिम्मत करके पूछा, सर पेमेंट? उसने मुझे सीधा देखा और बोला, हो चुका है। मैंने ऐप चेक किया, पेमेंट ऑनलाइन पेड दिखा रहा था। पर मुझे याद था, जब मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया था तो COD लिखा हुआ था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उस आदमी ने गेट बंद कर दिया। गेट बंद होने की आवाज़ इतनी तेज थी
जैसे किसी ने मेरे कान के पास लोहे का दरवाज़ा पटक दिया हो। अंदर का मंजर, बंगला अंदर से बहुत बड़ा था, पर बिल्कुल खाली। न कोई फर्नीचर, न लाइट, सिर्फ दीवारों पर पुराने ज़माने के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं रहता। उस आदमी ने कहा, यहीं रख दो। मैंने बिरयानी टेबल जैसी चीज़ पर रखी, पर जैसे ही पैकेट छोड़ा मेरे हाथ में सन्नाटा सा दौड़ गया। उसने बिना प्लेट के बिरयानी खोला और बिरयानी को हाथ से खाने लगा। पर अजीब बात यह थी, चावल मुंह तक जाते पर एक दाना भी मुंह के अंदर जाता हुआ नहीं दिखता। मैं फ्रीज हो चुका था। मैंने कहा, सर मैं चलता हूं। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम जा सकते हो, पर कल भी आना पड़ेगा। मैंने घबरा कर पूछा, कल क्यों? तब उसने पहली बार सीधा मेरी आंखों में देखा और बोला, क्योंकि तुम पहले डिलीवरी बॉय नहीं हो। मैं बिना कुछ बोले भागता हुआ गेट की तरफ गया। गेट खोला, बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से निकल पड़ा। रास्ते भर मेरा दिमाग एक ही बात सोच रहा था, वो आदमी कौन था, उस घर में रहता कौन है, और कल का क्या मतलब था। बाइक के पीछे से लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। मैं बार बार रियर मिरर चेक कर रहा था, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। घर पहुंचा तो माँ सो रही थी। उनकी सांस चल रही थी, पर चेहरा पीला था। मैंने उनके पास बैठकर उनके पैर छू लिए और सोचा, कल से रात की डिलीवरी बंद। पर सुबह उठी तो फोन पर 3 मिस्ड कॉल थी, अननोन नंबर, और एक मैसेज, आज बिरयानी ठंडी मत लाना। मेरा हाथ कांपने लगा। मैंने समीर को कॉल की। उसने कहा, भाई तू पागल है क्या? ओल्ड शिवाजी रोड पर तो पिछले 10 साल से कोई घर ही नहीं है। मैंने उसे सब बताया। समीर चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तू उस पीपल वाले बंगले गया था ना? मैंने हाँ कहा। समीर ने फोन काट दिया। 5 मिनट बाद वो खुद मेरे घर आ गया। उसका चेहरा सफ़ेद था। उसने कहा, भाई 2014 में उसी जगह एक डिलीवरी बॉय मरा था। पुरानी घटना। समीर ने बताया, डिलीवरी बॉय का नाम इमरान था। रात में बिरयानी डिलीवरी पर गया और कभी वापस नहीं आया। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली। पोस्टमार्टम में लिखा था, डेथ बाय एक्सट्रीम फियर। पुलिस ने केस बंद कर दिया, पर गांव के लोग कहते हैं कि इमरान की रूह अभी भी हर रात बिरयानी का इंतजार करती है। मेरा गला सूख गया। मैंने कहा, पर वो आदमी तो जिंदा लग रहा था। समीर ने धीरे से कहा, भाई जो जिंदा लगते हैं वो जरूरी नहीं जिंदा हों। आखिरी मैसेज। शाम होते ही मेरे फोन पर फिर मैसेज आया, आज लेट मत होना राहिल। मेरा नाम मैंने बताया ही नहीं था, और सबसे डरावनी बात, मैसेज के नीचे लिखा था, इमरान भूखा है। इमरान भूखा है। इस एक लाइन ने मेरी रात की नींद छीन ली। मैं फोन को घूरे जा रहा था। स्क्रीन बंद, पर लग रहा था जैसे कोई उसके अंदर से मुझे देख रहा हो। समीर मेरे सामने बैठा था, दोनों हाथ सर पर। उसने धीरे से कहा, भाई तू आज नहीं जाएगा। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, अगर नहीं गया तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि डर सिर्फ मरने का नहीं था, डर इस बात का था कि जो मुझे बुला रहा था वो रुकने वाला नहीं था। समीर ने मुझे बताया जो बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। 2014 में जब इमरान मरा था, तब समीर भी डिलीवरी जॉब करता था। उस रात जब इमरान को ऑर्डर मिला था, वो भी चिकन बिरयानी का ही था। एड्रेस बिल्कुल वही। समीर ने कहा, उस दिन इमरान बोला था, अजीब बात है कस्टमर ने नाम नहीं लिखा। अगली सुबह इमरान का फोन उसी पीपल के पेड़ के पास मिला। बाइक सीधी खड़ी थी, इंजन बंद, जैसे उसने खुद रोकी हो। और बंगला, पुलिस जब अंदर गई तो बंगला बिल्कुल खाली था, पर रसोई में एक पुराना सा बर्तन था जिसमें सूखे हुए चावल चिपके हुए थे, जैसे कोई सालों से एक ही खाना बार बार मांग रहा हो। समीर मुझे उस रात गांव के एक बुजुर्ग के पास ले गया। नाम था रामदास काका। उनकी आंखें कमजोर थीं, पर यादें नहीं। काका ने मुझे देखते ही कहा, तू भी डिलीवरी वाला है ना? मैंने सर हिला दिया। काका बोले, फिर तू आज जिंदा यहां बैठा है, यही चमत्कार है। उन्होंने बताया, सालों पहले उस बंगले में एक बोर्डिंग हाउस हुआ करता था। वहां रहता था इमरान का दादा, और एक नियम था, रात के खाने का पहला हिस्सा
पीपल के नीचे चढ़ाया जाता। एक रात बोर्डिंग हाउस बंद हुआ, लोग चले गए, पर नियम टूट गया। उस रात एक बच्चा भूखों सो गया, और जब भूख के साथ इंसान मरता है तो उसकी भूख रूह बन जाती है। मुझे समझ आ रहा था, ये सिर्फ इमरान नहीं था, ये एक भूखी रूह थी जो हर नए डिलीवरी बॉय में इमरान का चेहरा ढूंढती थी। मैंने पूछा, पर वो मुझे ही क्यों? रामदास काका ने मेरी आंखों में देखा और बोले, क्योंकि तू भी घर का बोझा उठा रहा है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती बेटा। रात के 10:30 बजे मेरा फोन फिर बजा। ऑर्डर कंफर्म, चिकन बिरयानी, एक्स्ट्रा घी। एड्रेस वही। समीर ने मेरी बाइक की चाबी पकड़ ली, पर माँ की आवाज़ आई अंदर से, बेटा भूख लगी है। उस पल मुझे समझ आ गया, अगर मैं आज नहीं गया तो जो भूखा है वो मेरे घर आ जाएगा। मैं फिर उसी रोड पर था। स्ट्रीट लाइट्स बुझी हुई, पीपल का पेड़ दूर से ही दिख रहा था, पर आज गेट बंद नहीं था। बंगला अंदर से रोशन था और अंदर से कई लोगों की आवाज़ आ रही थी, हंसी, बर्तन की खनक, जैसे शादी हो रही हो। पर जब मैं अंदर गया, सब कुछ फिर से खाली। सिर्फ ज़मीन पर कई प्लेटें रखी थीं और हर प्लेट में सिर्फ चावल। मैंने बिरयानी रखी और तब पीछे से आवाज़ आई, तू अलग है राहिल। मैं धीरे से पलटा और देखा, इमरान नहीं बल्कि मेरा ही चेहरा मेरे सामने खड़ा था। मेरा ही चेहरा, बिल्कुल मेरे जैसा। कपड़े भी वही, आंखों के नीचे वही थकान। बस एक फर्क था, उसकी आंखों में पलक झपकती ही नहीं थी। मैंने पीछे हटना चाहा, पर पैर जैसे जमीन में जम गए हों। उसने मेरी आवाज में कहा, तू डर रहा है। पर मैंने कुछ बोला ही नहीं था। वो मुस्कुराया, पर दांत दिखे नहीं, बस होठों के बीच अंधेरा। उस चेहरे ने कहा, तू और इमरान अलग नहीं हो। सुबह मां, रात भूखे पेट का डर और दिन भर लोन का बोझ। मैंने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। उसने अपना हाथ उठाया और बंगला अचानक बदलने लगा। दीवारों पर पुराने पोस्टर आए, बोर्डिंग हाउस, लंच एंड डिनर अवेलेबल। मैंने देखा इमरान जिंदा था, हंस रहा था, बिरयानी के डब्बे हाथ में। उस रात वो पहली बार वहां गया था। और फिर बंगला फिर खाली। सिर्फ एक आवाज घूम रही थी, भूखा कौन है। मेरे सामने जो खड़ा था वो बोला, इमरान ने खाना पहुंचाया पर भूख को पूरा नहीं किया। उस रात पहला नियम टूट गया। अब जो भी आता है उसे भूख का हिस्सा बनना पड़ता है। मैंने पूछा, पर मुझे क्यों डरा रहे हो? उसने कहा, डरा नहीं रहा, तैयार कर रहा हूं। अचानक मैं अपने घर के अंदर था। मां चारपाई पर लेटी थी, आंखें बंद। उनके पास एक बिरयानी का डब्बा रखा था, पर जब मैंने खोला उसमें चावल नहीं थे, सिर्फ मिट्टी। और मिट्टी के अंदर डिलीवरी स्लिप्स, हर स्लिप पर एक नाम, इमरान, राकेश, फैजान और सबसे नीचे राहिल। मेरा नाम पढ़ते ही मैं चीख पड़ा और आंखें खुल गईं। मैं बंगले के फ्लोर पर पड़ा था। बाइक गेट के पास खड़ी थी। फोन में टाइम 12:01 AM। सिर्फ 14 मिनट गुजरे थे, पर लग रहा था जैसे सालों निकल गए हों। मेरे फोन पर एक नया मैसेज था, कल से तू डिलीवर नहीं करेगा, कल से तू लाएगा। मैंने पूछा, मैं क्या लाऊंगा? तुरंत रिप्लाई आया, लोग। मैं भागता हुआ घर पहुंचा। समीर का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी, भाई रामदास काका नहीं रहे। मैंने पूछा, कैसे? समीर बोला, उनकी रसोई में बिरयानी का डब्बा मिला, पर घर में किसी ने ऑर्डर नहीं किया। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उस रात मैं समझ गया, ये कहानी डिलीवरी से शुरू हुई थी, पर अब ये चुनाव बन चुकी थी। या तो मैं भूख का हिस्सा बनूं, या फिर उस भूख को किसी और को दे दूं।
और सबसे डरावनी बात, फोन पर आखिरी लाइन लिखी थी, कल रात पहली डिलीवरी तेरी मां होगी। दोस्तों, थोड़ा सा यहां रुककर एक बात दिल से कहना चाहता हूं। खूनी डायरी एक नया चैनल है। यहां सिर्फ कहानी नहीं, हर वीडियो के पीछे मेरी मेहनत, मेरी रातों की नींद और आपके लिए सच्चा डर छुपा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि खूनी डायरी आपको सच में फील करा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस छोटे से चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा भयानक और दिल को हिला देने वाली कहानियों का हौसला है। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी में, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी ज़्यादा खौफनाक है। इस लाइन ने मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी। मैंने फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया, पर मैसेज वहीं था, जैसे फ़ोन नहीं मेरी जिंदगी बोल रही हो। माँ अंदर कमरे में लेटी थी, बीमार, बेखबर। उनकी सांस चल रही थी, पर हर सांस मुझे याद दिला रही थी कि मेरे पास टाइम कम है। सुबह मैंने माँ को दवाई दी और पहली बार उनसे झूठ बोला, माँ आज रात ड्यूटी नहीं है। उन्होंने कमज़ोर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है बेटा, रात की नौकरी अच्छी नहीं होती। उनके शब्द मेरे सीने में चुभ गए। आज पहली बार मुझे अपनी पढ़ाई याद आई। मैं कॉलेज में था, बीकॉम सेकेंड ईयर। सपना था बैंक में नौकरी का, पर लोन, फीस, माँ की बीमारी, सब छूट गया। और आज वो सब मुझे फिर से याद दिलाया जा रहा था, जैसे वो भूख मेरी पूरी जिंदगी पड़ चुकी हो। कॉलेज के पास एक छोटा सा ढाबा था, वहीं हम रात में बैठते थे। मैं, समीर और अंजलि मेरी क्लासमेट, एक ही लड़की जो मेरी परेशानी समझती थी। उस दिन भी मैंने उसे कहा था कि लगता है मैं खुद को खो रहा हूं। उसने जवाब दिया था कि जब आदमी भूख से लड़ता है तो वो पहले इंसान होना भूलता है। आज समझ आ रहा था उसने क्या कहा था। मैंने अंजलि को कॉल किया, बहुत दिनों बाद। उसने उठाया और बस बोला, राहिल तेरी आवाज़ ठीक नहीं लग रही। मैंने सब सच बता दिया, पूरा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तू अकेला नहीं है। कॉलेज के पीछे एक पुराना रिकॉर्ड रूम है, वहाँ बोर्डिंग हाउस के डॉक्यूमेंट्स होंगे, शायद वहाँ से कुछ मिले। शाम को मैं कॉलेज गया। रिकॉर्ड रूम में धूल और सन्नाटा। पुराने रजिस्टर खोले, एक नाम बार बार दिख रहा था, शिवाजी बोर्डिंग हाउस। ओनर का नाम कन्हैया लाल। कॉज ऑफ क्लोजर अननेचुरल इंसिडेंट, स्टारवेशन डेथ, विक्टिम अननोन चाइल्ड। मैंने रजिस्टर बंद किया, मेरा गला भराया। एक बच्चा जिसका नाम भी नहीं और उसकी भूख अब तक जिंदा है। रात के 9:40 फोन वाइब्रेट हुआ। टाइम हो रहा है। मैं माँ के पास गया, उनके हाथ पकड़े और धीरे से बोला, माँ अगर मैं कुछ गलत कर बैठूं तो मुझे माफ कर देना। उन्होंने आंखें खोलकर कहा, बेटा तू गलत नहीं है, तू मजबूर है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिर गए। मैं बाइक लेकर निकला, पर आज मैं पीपल के पेड़ की तरफ नहीं गया। मैं गया उस कॉलेज के ढाबे की तरफ, जहां से मेरी जिंदगी टूटी थी। फोन पर मैसेज आया, रास्ता गलत है। मैंने जवाब दिया, इस बार डिलीवरी मैं चूज करूंगा। अचानक हवा तेज हो गई। रोड के दोनों तरफ लोग खड़े दिखने लगे, सबके हाथ में खाने के डब्बे और सबके चेहरे मेरे जैसे। फोन पर आखिरी वाइब्रेशन, अगर तू नहीं आया तो भूख खुद आ जाएगी। मैं रुक गया। सामने कॉलेज का गेट, पीछे माँ का चेहरा और बीच में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। मैं वहीं रुक गया। बाइक बंद, इंजन की आवाज धीरे धीरे खामोशी में घुल गई। कॉलेज का गेट मेरे सामने था और फोन की स्क्रीन पर एक ही लाइन चमक रही थी, भूख खुद आ जाएगी। मुझे समझ आ गया था ये सिर्फ धमकी नहीं थी। अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेने में सीने में चुभन होने लगी। कॉलेज के ग्राउंड में लाइट्स जली हुई थीं, पर वहां कोई स्टूडेंट नहीं था।
बस एक आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से मेरा नाम ले रहा हो। राहील। मैंने पलटकर देखा। रोड के उस पार मेरी माँ खड़ी थी, बिल्कुल ठीक, बिना लाठी, बिना बीमारी के निशान के। मैंने चीख कर कहा, माँ, यहां क्यों आई हो? पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। तब मुझे याद आया, माँ तो घर पर थी। जो मेरे सामने खड़ी थी वो मेरी माँ नहीं थी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं, आंखें अंधेरी हो गईं और आवाज बदल कर बोली, तू जो सबके लिए करता है, एक बार मेरे लिए भी कर दे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से कहा, बस। उस पल जैसे पूरा माहौल रुक गया। मेरे फोन पर अंजलि का कॉल आया। मैंने उठाया। वो रो रही थी। राहिल, मेरे हॉस्टल में बिरयानी का डब्बा आया, नाम तेरे नंबर से। मेरा दिल डूब गया। मैंने पूछा, उसने खोला? अंजलि बोली, नहीं, पर रूम के बाहर कोई खड़ा है। कॉल कट गया। मैं बिना सोचे बाइक स्टार्ट करके हॉस्टल की तरफ भागा। रोड पर हर पीपल का पेड़ मुझे घूरता हुआ लग रहा था, जैसे हर एक भूख का दरवाजा हो। हॉस्टल के गेट पर भीड़ जमा थी। गार्ड बेहोश पड़ा था। अंजलि का कमरा अंदर से बंद था। मैं जोर से दरवाजा पीटने लगा, अंजलि, दरवाजा मत खोलना। पर अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, राहिल, वो कह रहा है कि सिर्फ बात करेगा। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर सिर्फ अंजलि थी और उसके सामने फ्लोर पर रखा था चिकन बिरयानी का डब्बा। पर डब्बे से भूख की बू आ रही थी, जैसे सड़ी हुई। मैंने डब्बा उठाया और कॉरिडोर में फेंक दिया। तुरंत लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, एक चला गया, 2 और बाकी हैं। लाइट्स वापस आईं। अंजलि का चेहरा पीला था। उसने कहा, राहिल, ये सिर्फ लोग नहीं मांग रहा, ये यादें मांग रहा है, जो टूट चुके हैं, जो भूख से मरे हैं। मुझे याद आया, रजिस्टर में लिखा था अननोन चाइल्ड। नाम नहीं, याद नहीं, बस भूख। मैंने अंजलि से कहा, तू माँ के पास जा, मैं आज उसे खुद के पास बुलाऊंगा। फोन निकाला और पहली बार उस नंबर पर मैसेज भेजा, आ जा, मैं तैयार हूं। तुरंत रिप्लाई आया, आज रात सिर्फ एक ही आएगा। मैंने लिखा, हाँ। मैं फिर उसी रोड पर था, पीपल का पेड़ सामने, गेट खुला हुआ। और आज बंगला के अंदर अंधेरा नहीं था। आज मुझे लग रहा था ये रात किसी एक के लिए आखिरी होने वाली है। पीपल का पेड़ बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। इस बार उसकी पत्तियां हिल नहीं रही थीं, जैसे हवा भी अंदर जाने से डर रही हो। गेट खुला था, पर उससे निकलती हुई ठंडक सीधा मेरे सीने में घुस रही थी। मैं बाइक से उतरा और पहली बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगले के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, पर मुझे रास्ता दिख रहा था, जैसे मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। हर कदम पर जमीन ठंडी होती जा रही थी और फिर मैं उसी कमरे में पहुंच गया जहां पहली बार बिरयानी रखी थी। आज वहां कोई टेबल नहीं थी, सिर्फ एक चूल्हा था और उस चूल्हे के पास एक बच्चा बैठा था। बच्चे की उम्र 8-9 साल से ज्यादा नहीं। कपड़े पुराने, पैर नंगे, आंखें इतनी बड़ी जैसे सारी रातों को पी गई हो। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, मुझे नाम चाहिए। मैंने पूछा, तू इमरान है? उसने सिर हिला दिया। फिर बोला, इमरान था, पर भूख ने सब नाम छीन लिए। तब मुझे समझ आया, जो भी यहां आता था थोड़ी थोड़ी देर में खुद को भूलता जाता था, इसलिए डिलीवरी स्लिप्स पर सिर्फ नाम बचते थे।
बच्चे ने जमीन पर उंगली से लकीर खींच दी और तस्वीरें बनने लगी। बोर्डिंग हाउस, लोग खाना खा रहे हैं। एक रात सब चले गए और एक बच्चा चूल्हे के पास बैठा रह गया। दरवाजा बंद, कोई नहीं आया, न खाना न आवाज, सिर्फ भूख। उस भूख ने उसे खाना नहीं, याद बना दिया। और जब याद भूख से पैदा होती है तो वो सिर्फ अपना बोझ बांटना चाहती है। बच्चा बोला, जो आता है वो मुझे देख लेता है, पर जो मुझे समझ लेता है वो रुक जाता है। मैंने पूछा, रुक जाता है मतलब? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वही बन जाता है जो मैं हूं। मेरा गला सूख गया। इसलिए इमरान नहीं गया, इसलिए और भी नहीं गए। उन्होंने भूख को रोका नहीं, समझा नहीं। मैंने पूछा, और मां अंजलि? बच्चे ने सिर झुका लिया। जब तक तू आया है वो सेफ है, पर अगर तू चला गया तो भूख रास्ता ढूंढ लेगी। मैं समझ गया, ये लड़ाई किसी भूत से नहीं, ये जिम्मेदारी से थी। मैंने धीरे से कहा, मैं यहीं रहूंगा। बच्चे की आंखों में पहली बार कुछ चमका। तू भूखा है? मैंने सिर हिला दिया। हां, मैं भी हूं, पर खाने का नहीं, इंसान होने का। चूल्हा जला। आग तेज नहीं थी, पर सच्ची थी। बच्चा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी जगह अंधेरा जमने लगा और अंधेरे के बीच से मेरी ही आवाज आई। नाम? मैंने कहा, राहिल। आवाज बोली, याद? मैंने आंखें बंद की। मां, अंजलि, समीर। अचानक चूल्हा बुझ गया, अंधेरा ठहर गया। सुबह हुई। पीपल के पेड़ के पास एक डिलीवरी बाइक खड़ी थी। बैग में बिरयानी नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी डायरी जिसमें पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं भूख नहीं बना। सुबह की रोशनी पीपल के पेड़ के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। गांव के लोग दूर से देख रहे थे, कोई पास नहीं आ रहा था, क्योंकि जो रात में होता है उसका सच सुबह भी जिंदा रहता है। मैंने बाइक के बैग से वो पुरानी डायरी निकाली। कवर पर लिखा था, जो भूख समझे वो जिंदा रहे। पहला पन्ना खोला। इमरान की लिखावट। रात 1:12। आज पहली बार उस बच्चे को देखा। वो डरावना नहीं था, सिर्फ भूखा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये डायरी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये मैनुअल थी। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, हर भूख को खाना नहीं चाहिए, कुछ भूख को पहचान चाहिए। अगर रात में कोई आए तो उसे घर ले जाओ, पेट नहीं मन भरो। मुझे याद आया रामदास काका ने क्या कहा था, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। मैं घर गया। मां चारपाई पर बैठी थी, उनकी आंखों में डर था। उन्होंने पूछा, बेटा तू कहां था? मैंने सच नहीं बताया, बस इतना कहा, भूख से लड़ रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और पहली बार मेरी मां ने कहा, तू अकेला नहीं है। उस पल मुझे लगा डायरी का एक नियम पूरा हो गया। शाम हुई। गेट पर एक लड़का खड़ा था, उम्र 17 साल, कपड़े गंदे, आंखें झुकी हुई। उसने पूछा, भैया खाना मिलेगा? मुझे समझ आ गया, ये रैंडम नहीं था। डायरी के हिसाब से भूख ने पहला इम्तिहान भेजा था। मैंने उसे अंदर बुलाया। मां ने चुपचाप प्लेट लगाई। लड़का खाना खाता रहा, पर हर निवाला आंसुओं के साथ। उसने कहा, घर छोड़ दिया, लोन था, बाप रोज मारता था। मेरे सीने में कुछ टूटकर जुड़ गया। रात के 11:59 PM। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। तुम नियम तोड़ रहे हो। मैंने रिप्लाई किया, मैं भूख नहीं हूं, मैं रास्ता हूं। कुछ देर बाद मैसेज आया, रास्ता भी अंधेरे से गुजरता है। मैं फिर उस पेड़ के पास गया। इस बार अकेला नहीं, मेरे साथ वो लड़का था। उसके हाथ में एक गर्म डब्बा। हमने उसे चूल्हे के पास रखा। अंधेरे में एक सांस सी उतरी और फिर पहली बार किसी ने कहा, धन्यवाद। रात खामोश थी, कोई चीख नहीं, कोई भयानक आवाज नहीं, बस एक एहसास
कि कुछ हल्का हुआ। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन उभरी, एक भूख कम हुई। मैं जानता था ये अंत नहीं है, पर यह भी जानता था कि जब तक कोई एक इंसान भूख को समझने वाला है, तब तक अंधेरा पूरा नहीं जीतेगा। डायरी बंद करते ही मुझे एहसास हो गया था, जो मैं कर रहा हूं वो भूख को धीरे धीरे कम तो कर रहा है, पर उसकी जड़ अभी बाकी है। और जड़ हमेशा घर से जुड़ी होती है। रात के 12:07। फोन पर सिर्फ एक वाइब्रेशन। इस बार मैसेज नहीं था, सिर्फ एक फोटो। पीपल के पेड़ के नीचे मेरी मां खड़ी थी। मेरा खून जम गया। मैंने भागते हुए घर का दरवाजा खोला। मां अंदर ही थी, सो रही थी, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, जैसे उन्होंने बहुत लंबी रात देखी हो। तब मुझे समझ आया, भूख अब चेहरे बदलने लगी है। सुबह मां ने मुझे बुलाया, बेटा तू जो कर रहा है ना, वो नया नहीं है। मैं उनकी तरफ देखता रह गया। उन्होंने बताया, जब पापा जिंदा थे तब वो भी रात में बोर्डिंग हाउस के पास खाना छोड़कर आते थे। हम सोचते थे ये बस गरीबों के लिए है, पर हर बार पीपल के पास जाकर मुझे रोना आ जाता था। मेरी मां की आवाज भर आई। एक रात मैंने एक बच्चे को देखा। उसने मुझे मां कहा। मुझे समझ आ गया, वो भूख सिर्फ रात की चीज नहीं थी, वो विरासत थी जो एक से दूसरे तक चली आ रही थी। इसलिए उसने मुझे चुना, इसलिए मां जिंदा रही। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आखिरी नियम खून से लिखा जाता है। मुझे पता था अब क्या करना है। उस रात मैं और मां साथ निकले, बिना बोले। पीपल के पेड़ के पास आज हवा चल रही थी, चूल्हा जला हुआ था और बच्चा पहली बार पूरी रोशनी में दिखा। उसने मां को देखा और धीरे से बोला, मां। मेरी मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब भूख नहीं रहेगी। मां ने अपना हाथ चूल्हे के ऊपर रखा। आग तेज नहीं थी, पर सच थी। मैंने चिल्लाया, नहीं मां। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। बेटा, मां का काम भूख मिटाना होता है। उस पल मुझे लगा जैसे पूरी रात सांस ले रही हो। सुबह हुई। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, पर उसके नीचे कोई ठंडक नहीं थी। चूल्हा बुझा हुआ। डायरी के पन्ने खाली हो चुके थे, सिर्फ एक लाइन बची थी। भूख को याद मिल गई। मां घर पर थी, जिंदा, पर कुछ अलग। उनकी आंखों में अब भूख नहीं थी, सिर्फ सुकून। और मुझे पता था आखिरी हिस्सा बाकी है, वो जो बताएगा कि भूख सच में खत्म हुई या सिर्फ सो गई। कहानियों का अंत अक्सर शोर के साथ होता है, पर इस कहानी का अंत खामोशी से शुरू हुआ। सुबह जब मैं उठा, मां चाय बना रही थी। हाथ कांप नहीं रहे थे, सांस ठीक थी, आंखों में दर्द नहीं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर नॉर्मल होना ही सबसे अजीब बात थी। पीपल का पेड़ अब भी दूर से दिख रहा था, पर उसकी परछाई अब रात में नहीं गिरती थी, जैसे रात वहां आना भूल गई हो। डायरी का आखिरी पन्ना खुद ही खुल गया। इस बार कोई लिखावट नहीं थी, सिर्फ एक सवाल, क्या तुम भूख को याद रखोगे? उस पल मुझे समझ आ गया, भूख कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस भुला दी जाती है। समीर ने डिलीवरी जॉब छोड़ दी।
अंजलि ने सोशल वर्क शुरू किया। मैं कॉलेज वापस गया। रात की डिलीवरी नहीं, पर हर रात 11 साढ़े 11 बजे मैं एक डब्बा घर के बाहर रख देता हूं। किसी के लिए नहीं, या शायद सबके लिए। एक रात जब मैं पीपल के पेड़ के पास से गुजरा, वहां एक छोटा सा लड़का बैठा था। इस बार उसकी आंखें भूखी नहीं थीं। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। नाम याद रखना, उसने कहा। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो गायब हो गया। हवा हल्की सी चली और पहली बार मुझे ठंडक नहीं लगी। कुछ कहानियां इसलिए नहीं होती कि हमें डराएं, वो इसलिए होती हैं ताकि हम देखना शुरू करें। भूख को, मजबूरी को और उन लोगों को जो रात में भी जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। आज भी जब कोई डिलीवरी बॉय रात में लेट हो जाता है और फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है, लोग कहते हैं शायद नेटवर्क नहीं होगा। पर मैं जानता हूं, अगर कहीं बिरयानी की खुशबू अचानक रात में आ जाए तो डरना मत। बस याद रखना, भूख खाने से नहीं, याद से मरती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये कहानी आपके दिल को छू गई है। खूनी डायरी सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन कहानियों का घर है जो रात को नींद छीन लेती हैं। अगर आप चाहते हो ऐसी ही और भी सच्ची, डरावनी और भयानक कहानियाँ, तो खूनी डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक और कमेंट करके बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानी नहीं होती।